अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में रहते हुए हम डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डाटा टाइप्स नाम से ही ज़ाहिर है कि जो भी चीज़ होगी वो हमें डाटा और उसकी टाइप्स के बारे में बताएगी। ठीक है, थोड़ा सा और बताता हूँ। डाटा टाइप्स हमें बताया करेंगी डाटा किस टाइप का है और इस पर किस किस्म के ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ऑपरेशन किसे कहते हैं? काम करना। यानी कि डाटा टाइप्स हमें बताया करेंगी ये डाटा किस टाइप का है और इस पर किस तरह का काम करवाया जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाटा टाइप्स की थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। The data type defined a set of values and a set of operations on those values. Data type हमें set of values देती है, यानी कि वो सेट देती है वैल्यूज का जो कि एक डाटा टाइप में आता है। नहीं समझ आई? एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज किया है कि मैं कहूं इंटीजर, क्या कह दूं? इंटीजर। इंटीजर में एक वैल्यूज का सेट आएगा, वो कौन सा होगा? 0 +-1 +-2। मैथ के स्टूडेंट है, आपको पता होगा, प्लस ऑन चलता जाएगा। ये वैल्यूज का सेट इंटीजर डाटा का है, तो हम इसे कहेंगे इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज, इन वैल्यूज का सेट जो है ये डाटा टाइप हमें बताती है। और ये भी बताती है कि इन नंबर्स को हम क्या क्या कर सकते हैं, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डाटा टाइप एक सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करती है और सेट ऑफ ऑपरेशंस उन वैल्यूज पे जो अप्लाई होंगे उनको डिफाइन करती है। द कंप्यूटर मैनिपुलेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा। कंप्यूटर बहुत सी डाटा टाइप्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को मैनिपुलेट कर सकता है। उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की बिना पर डाटा टाइप्स बनाई गई हैं। डाटा इज गिवन टू द प्रोग्राम एज इनपुट। डाटा जो है वो प्रोग्राम को इनपुट के तौर पे दिया जाता है, फिर इस पे प्रोसेसिंग होती है जिस तरह की हमने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखी हो, और उसके बाद हमें आउटपुट रिटर्न होती है, वापस मिलती है। द डाटा एंड इट्स टाइप आर डिफाइंड बिफोर डिजाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम यूज टू प्रोसेस डाटा। डाटा और उसकी टाइप को हमें प्रोसेसिंग से पहले ही बता देना चाहिए, यानी कि डाटा पर काम होने से पहले ही हमें बता देना चाहिए कि हमारा डाटा किस टाइप का है। ठीक हो गया, तो यही लिखा गया है, डाटा टाइप एंड इट्स टाइप। डाटा और उसकी टाइप को पहले ही डिफाइन कर देना चाहिए एक्चुअल प्रोग्राम को डिजाइन करने से पहले या प्रोसेस के इस्तेमाल से पहले। ठीक है, द टाइप ऑफ डाटा the type of each data value is identified at the beginning of program design. जब प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है तो इसके बिगिनिंग पर ही, शुरू में ही डाटा की टाइप को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। सी प्लस प्लस में डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, उन डाटा टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। डाटा टाइप का क्या मतलब है? डाटा किस किस्म का है और इस पे किस तरह के ऑपरेशन अप्लाई होंगे। ठीक है, और ये चीज़ हमने प्रोसेसिंग से पहले बता देनी करनी है कि हमारा डाटा किस किस्म का है और इस पर किस किस्म का काम किया जा सकता है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में नीड टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पेश आती है। ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। डाटा की डिफरेंट टाइप्स की वजह से मेमोरी में भी वो डिफरेंट प्लेसेस लेंगे। देखें, अगर डाटा मेरा छोटा होगा तो छोटी वैल्यू लेगा, अगर डाटा मेरा बड़ा है तो मेमोरी में ज्यादा जगह लेगा, अगर और बड़ा है तो और जगह लेगा। यानी कि डिफरेंट टाइप की वजह से वो डाटा अशारिये वाला है, अशारिये के बगैर है, मेमोरी में अशारिये वाला कितनी जगह लेगा, अशारिये के बगैर कितनी जगह लेगा, ये सारा यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। C++ लैंग्वेज हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स मुहैया करती है, प्रोवाइड करती हैं, जो कि नीचे बयान की गई हैं। इंटीजर डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप, चार डाटा टाइप। इंटीजर क्या करेगा? न्यूमेरिक डाटा को, यानी कि अशारिये के बगैर वाले डाटा को स्टोर करवाएगा। फ्लोट क्या करेगा? रियल वैल्यूज को, यानी कि अशारिये वाली वैल्यूज को भी स्टोर करवा सकता है। डबल क्या करेगा? बड़ी बड़ी अशारिये वाली वैल्यूज को, ठीक है, रियल वैल्यूज को स्टोर करवा सकता है।
अशारिये वाली भी और अशारिये के बगैर भी। और करैक्टर क्या करेगा, करैक्टर वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट टाइप्स, तीन ही है टाइप्स, लेकिन जो डबल है उसको इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम बड़ी वैल्यूज को स्टोर करवा सके। सबसे पहले इंटीजर डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डाटा टाइप को गौर से स्टडी कर लेंगे तो बाकी टू द पॉइंट उसी तरह की है। तो मैं आपसे कहूंगा कि इंटीजर को गौर से समझ लें, नेक्स्ट पे आप चाहें तो कम अटेंटिव हो सकते हैं। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स। इंटीजर डाटा इज न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें कोई भी डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होता। डेसिमल पॉइंट यानी कि कोई भी इशारिया नहीं होता, फ्रैक्शन यानी कि कोई भी बटा नहीं होता। न्यूमेरिक वैल्यू होती है जैसे 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गए, -11 हो गए, इस तरह की वैल्यू। इट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू, माइनस साइन अगर लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव वैल्यू की निशानदेही करेगा। और अगर हम कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव वैल्यू तस्वर की जाएगी। तो इफ नो साइन इज यूज्ड, अगर हम कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट, वैल्यू को पॉजिटिव तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज आर 10, इसमें अशारिया नहीं है, बटा नहीं है, यानी कि ये हमारे पास इंटीजर है। अशारिया नहीं है, बटा नहीं है, इंटीजर है। अशारिया नहीं है, बटा नहीं है, इंटीजर है। माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू है। कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ इंटीजर डाटा टाइप्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट इसकी टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर डाटा टाइप्स की भी कुछ टाइप्स, इंटीजर डाटा टाइप की भी कुछ टाइप्स है। C++ प्रोवाइड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर डाटा, हमें ये लैंग्वेज जो है इंटीजर डाटा के भी डिफरेंट टाइप्स मुहैया करती है जो कि नीचे बयान की गई हैं। इंटीजर शॉर्ट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट लिया करेगी और ये -3 to 768 से लेके +3 to 767 तक वैल्यू स्टोर करवा सकती है। शॉर्ट डाटा टाइप ये भी मेमोरी में 2 बाइट्स लेती है और इसकी रेंज भी इतनी ही है। आप चाहें तो इंट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो शॉर्ट। अगर आपको 32,767 से भी ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, आपको पता है कि आपका डाटा नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो आप अनसाइंड इंट को यूज कर सकते हैं। ये डाटा टाइप मेमोरी में 2 बाइट ही लेगी, लेकिन इसकी रेंज पॉजिटिव में ज्यादा होती है, 0 to 65535 यहां तक होती है, 65,535। लॉन्ग, लॉन्ग में क्या होता है, ये मेमोरी में 4 बाइट्स लिया करेगी, यानी कि मेमोरी में ज्यादा जगह लेगी। तो मेमोरी में ज्यादा जगह लेगी तो इससे प्रोसेसिंग स्पीड पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है। इस वजह से कोशिश होती है कि हम छोटी डाटा टाइप्स को ही यूज करें। ठीक है, लेकिन अगर आपका डाटा बड़ा है, यानी कि ये देखें माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको रेंज चाहिए, बड़ी वैल्यू स्टोर करवानी है, तो फिर आप लॉन्ग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो फिर 4 बाइट्स लेगी मेमोरी में ये वाली डाटा टाइप अनसाइंड लॉन्ग, और ये हमारे पास 0 से लेके इतनी बड़ी वैल्यूज तक वैल्यूज को स्टोर करवा सकती है। ठीक है, तो ये इनकी रेंज है। एमसीक्यूज में कभी आ जाता है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंटीजर डाटा टाइप, यानी कि अब इस डाटा टाइप को हम डिटेल से देखेंगे, फिर इसको डिटेल से, यानी कि अब इनकी डिटेल देखेंगे, तो वो मैं स्पीड से बताने की कोशिश करूंगा, वगैरह लेक्चर लेंथी हो जाएगा। इंटीजर डाटा टाइप जो है इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है और इसके अलावा 2 बाइट भी लेता है, 4 बाइट्स भी लेता है, डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर पे और हमारे कंपाइलर पे। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम 2 ही लेता है क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए थे, ये देखें कि 2 बाइट ही लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इसकी 2 बाइट लेता है और इसकी रेंज ये होती है, पीछे टेबल में पढ़ा था हमने। इंटीजर मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इंट मैक्स जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू जो कि हम स्टोर करवा सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमने इंट मिन और इंट मैक्स को यूज करना है तो इसके लिए limitS.h वाली हेडर फाइल हम यूज करेंगे, क्योंकि इन चीजों की डिटेल इस हेडर फाइल में मौजूद है। ठीक है, हेडर फाइल क्या होती है, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें पहले से डिफाइन चीजों की इंफॉर्मेशन होती है, फंक्शंस की, कि इसने कैसे काम करना। इसको गौर से देख लें, दोबारा पढ़ लें एक दफा खुद, बाकी आगे वाली चीजें भी सिमिलरली इसी की तरह होंगी। शॉर्ट डाटा टाइप है तो ये भी हमारे पास शॉर्ट इंट डाटा टाइप इज यूज्ड, यहाँ पे ऐसा आएगा। इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है, 2 बाइट्स लेती है मेमोरी में, इसकी रेंज वही होती है। शॉर्ट मिन, शॉर्ट ये वाली मिन, यहाँ पे मैक्स आएगा, यहाँ पे मैक्स आएगा,
ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ये मैक्सिमम वैल्यू को। अगर मिन या मैक्सिमम वाले को यूज करना चाहते हैं तो लिमिट डॉट एच वाली हेडर फाइल हम यूज करेंगे। अनसाइंड इंट है तो ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में 2 बाइट ही लेती है। इसकी रेंज लिखी गई है। यू इंट मैक्सिमम वैल्यू को शो करवाएगी और इसके लिए हेडर फाइल हम लिमिट्स डॉट एच यूज करेंगे। ये इंटीजर डाटा टाइप के लिए नहीं, इस चीज के लिए देखें मैंने लहदा पैराग्राफ बनाया, इसको अगर हमने यूज करना है तो इसके लिए हम लिमिट डॉट एच यूज करेंगे। ठीक है। लॉन्ग इंट है तो ये हमारे पास लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मेमोरी में 4 बाइट्स लेगी। इसकी रेंज ये है। और लॉन्ग मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, लॉन्ग मैक्सिमम वैल्यू को। और अगर हम इनको यूज करना चाहते हैं तो लिमिट डॉट एच का यूज करेंगे। अनसाइंड लॉन्ग इंट है तो ये लार्ज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए 4 बाइट लेती है मेमोरी में। रेंज 0 से लेके यहाँ तक होगी इसकी। यू लॉन्ग मिन, यहाँ पे मिन आना था। तो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सी है तो ये लार्जेस्ट वैल्यू में। जब अनसाइंड वाले को यूज करेंगे तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू ही आया करेगी। अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हेडर फाइल लिमिट्स डॉट एच का यूज करेंगे। नेक्स्ट रियल डाटा टाइप्स आ गई, यानी कि फ्लोट वाली, जिसमें अशारिये वाली वैल्यूज भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन को भी ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपको रैशनल और रैशनल का थोड़ा सा भी पता है ना, तो फ्रैक्शन वाली जो भी वैल्यूज होती हैं हम उनको अशारिये वाली वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ अशारिये वाली भी कह देना तो फ्रैक्शन वाली सारी उसी में आ जाती है। रियल डाटा इज न्यूमेरिक वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ना भी लिखें तो फ्रैक्शन वाली सारी वैल्यूज इसमें आ जाती है। ठीक है। तो रियल डाटा इज न्यूमेरिक वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है विद डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, डेसिमल और फ्रैक्शन वाली वैल्यूज के साथ। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक फ्लोटिंग पॉइंट होता है। इसमें बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ सकती है। अगर नेगेटिव साइन लगाया है तो वो नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा, अगर कोई साइन नहीं लगाया तो वो पॉजिटिव वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेगा। एग्जाम्पल ये है 10.5, 5.3 माइनस 10.91, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये बाकी अशारिये वाली वैल्यू है। फ्रैक्शन नहीं लिखी क्योंकि हम देखें ना कि 10.5 लिखा हुआ है ना, तो अगर हम इसको चाहें तो 105/10 ये फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाली को इस तरह लिख सकते हैं, इसको इस तरह, यानी कि फ्रैक्शन वाली सारी वैल्यूज भी इसमें आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ रियल डाटा टाइप्स देखें, यानी कि अब इनकी टाइप्स क्या होंगी। तो सी लैंग्वेज हमें बहुत सी मजीद टाइप्स प्रोवाइड करती है रियल डाटा टाइप्स की। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट्स लेगी। इसकी रेंज 3.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻38 से लेके 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻+38 तक होगी। ये 8 बाइट लेगा और इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होगी। और लॉन्ग डबल 10 बाइट मेमोरी में लेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे नॉर्मल मुकाबले में जितनी आजकल हमारी मेमोरी है ना, ये बहुत नॉर्मल सी है। ठीक है, लॉन्ग डबल हमारी मेमोरी में 10 बाइट्स लेगा। लेकिन अगर वेरिएबल कम हो ना तो उस वक्त ये बहुत कम है, लेकिन अगर आपने वेरिएबल ही बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं तो फिर ये 10 लगाई जाए, यानी कि ज़्यादा हो जाएगी। लॉन्ग डबल की रेंज 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4932 से लेके 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻+4932 तक होगी। अब ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू यानी कि 10 के ऊपर जो लिखी जाती है, ये अशारिये में भी नहीं आ सकती और फ्रैक्शन में भी नहीं आ सकती। ठीक है, क्यों नहीं आ सकती ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट और साइंटिफिक नोटेशन उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप, यानी कि अब इन्हीं डाटा टाइप्स को डिटेल से पढ़ेंगे जिस तरह इंटीजर में देखा था, तो ये हम स्पीड से पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्लोट डाटा टाइप, ये रियल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होती है, मेमोरी में 4 बाइट्स लेती है, रेंज इसकी बताई गई है। अब ये देखें, ये मजे की बात है, ये 6 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी बयान करती है, यानी कि अशारिये के बाद 6 डिजिट हमारे पास सही डिजिट होंगे, यानी कि वो इस तक एक्यूरेसी देगा। यानी कि अशारी के बाद डिफरेंट वैल्यूज आती है ना, तो 6 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी देती है, हम यकीन कर सकते हैं ये ठीक है। लेकिन अगर मुझे अशारी के बाद 6 से ज़्यादा वैल्यूज चाहिए तो उनके लिए मैं कोई और डाटा टाइप यूज़ करूँगा, वो आगे बढ़ेंगे। फ्लोट में मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, फ्लोट मैक्सिमम वैल्यू को। अगर इनको यूज़ करना है तो इसके लिए फ्लोट डॉट एच हेडर फाइल को यूज़ करेंगे। ठीक है, डबल डाटा टाइप है तो डबल टाइप जो है वो लार्ज वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है, 8 बाइट मेमोरी में लेती है। इसकी रेंज ये जो टेबल में चीज़ें लिखी हैं वही है। एक्यूरेसी इसकी 15 डेसिमल प्लेसेस तक है, यानी कि अशारी के बाद ये हमें 15 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी देता है। ठीक हो गया। डीबीएल मिन
स्मॉल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो हम स्टोर करवा सकते हैं, डीबीएल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हम स्टोर करवा सकते हैं। और इन दोनों को अगर हमने यूज़ करना है तो फ्लो डाटा एच वाली हेडर फाइल यूज़ करेंगे। लॉन्ग डबल डाटा टाइप है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। मेमोरी में 10 बाइट्स लेता है, ये रेंज उसकी लिखी गई है, और ये एक्यूरेसी 90 डेसिमल प्लेस की देता है। 90 बहुत ज़्यादा होता है, अशारिया के बाद 90 डेसिमल प्लेसेस, अशारिया के बाद 90 हिस्सों की हमें एक्यूरेसी मुहैया करता है ये। तो इसके बाद एल डी बी एल मीन, ये मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हम इस डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम इन दोनों को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फ्लो डॉट एच वाली हेडर फाइल को यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये चीज़ें हमें मिलेंगी। करेक्टर डाटा टाइप, ये हमारे पास तीसरी डाटा टाइप है। पहली इंटीजर थी, दूसरी रियल वैल्यूज डाटा टाइप थी और तीसरी ये वाली है। करेक्टर डाटा टाइप देखिएगा, 4 डाटा टाइप, ये वाली डाटा टाइप है। 4 डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यू। ये डाटा टाइप करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज होती है। इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी, ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है। एक करेक्टर 1 बाइट, एक करेक्टर 1 बाइट, एक करेक्टर 1 बाइट, ठीक है, जितने करेक्टर होंगे उतने बाइट लेती है। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। एक नंबर, नंबर की बजाय डिजिट लिखना ज्यादा बेहतर था, ठीक है, तो डिजिट लिख लें आप। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करती है, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करती है, या एक पंक्चुएशन मार्क को, एंड अ फ्यू अदर सिंबल। पंक्चुएशन मार्क आप ये कह लें, ठीक है, या ये कह लें, तो फ्यू अदर सिंबल जैसे परसेंटेज हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये सारे क्या है, करेक्टर है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो डाटा टाइप यूज होती है वो करेक्टर डाटा टाइप है। करेक्टर वैल्यूज आर नॉर्मली गिवन इन अ सिंगल कोट्स। करेक्टर वैल्यूज जब भी लिखी जाएंगी वो सिंगल कोटेशन में लिखी जाएंगी। फर्ज किया मैंने कैपिटल ए लिखा है ना, तो ये सिंगल कोटेशन में लिखा गया है, इसका मतलब ये करेक्टर है, ठीक है। इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर सच एज, ये एक इंडिविजुअल करेक्टर के तौर पे ज़ाहिर पे रिप्रेजेंट होता है, हो सकता है जैसे ए सिंगल कोटेशन में, एक्स सिंगल कोटेशन में, 5 से। अब ये 5 का मतलब 5 नहीं है, 5 अगर लिखा हो तो ये इंटीजर है, अगर सिंगल कोटेशन में लिखा हो तो इसका मतलब ये करेक्टर है। एंड ये हमारे पास शार्प सिंबल, ठीक है। करेक्टर 5 इज मैनिपुलेटेड डिफरेंटली देन इंटीजर 5, ये देखें, इस करेक्टर 5 को इस 5 से अलहदा मैनिपुलेट किया जाएगा, यानी कि ये चीज़ अलहदा है, ये करेक्टर 5 है और ये इंटीजर 5 है, ये अलहदा चीज़ है, ये अलहदा चीज़ है, ठीक है। तो अब देखें, इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन करेक्टर वैल्यूज। हम करेक्टर वैल्यूज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पे अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख सकते हैं। ये सारा हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो ऑपरेटर हमारे चैप्टर नंबर 3 में आएगा। अब देखें, द करेक्टर कैन बी एडेड, करेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और नंबर्स की तरह कंपाइल भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो कि आप चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखें कि सारी चीज़ें छोड़ दें, मैं जहाँ से समझाना शुरू करूँगा आपने वहाँ से। यहाँ पे मेन फंक्शन भी आएगा एक, तो यहाँ पे मेन फंक्शन लगा लेते हैं, वाइड मेन, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों लगाना भूल गया, जबकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, आप लोगों ने नहीं भूलना इसको, वाइड मेन। तो पहले ये चीज़ देख लें जो सब में देखते हैं। 4 मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 4 मैक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो हम स्टोर करवा सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, और 4 मिन और 4 मैक्स हमें लिमिट्स डॉट एच वाली हेडर फाइल में मिलेंगे। अब देखें, सारी बातें छोड़ दें, प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ प्रोग्राम हमने कैसे चलाना है। मैंने 2 करेक्टर स्क्रीन पे शो करवाने हैं, मैंने 2 करेक्टर्स स्क्रीन पे शो करवाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं 2 करेक्टर लूँगा, तो मैंने अपनी तरफ से नाम रख लिया जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए थे कि हम नाम कैसे रखते हैं। नाम में हमारे पास अंडरस्कोर आ सकती है, अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं। नाम स्टार्ट करना है अल्फ़ाबेट के लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं। तो अपनी मर्जी मैंने 2 करेक्टर ले लिए, एक को करेक्टर नंबर 1 का नाम दे दिया, एक को करेक्टर नंबर 2 का नाम दे दिया। ये करेक्टर मैंने लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 4 डाटा टाइप यूज़ करूँगा, तो 4 करेक्टर 1 और 4 करेक्टर 2, ठीक है, ये 2 मैंने ले लिए, ठीक है। और इन दोनों को मैंने सम करवाना है, तो एक वेरिएबल मैं सम ले लूँगा, ठीक है, सम। तो मैंने अलग-अलग किया है, आपकी बुक में इकट्ठा ही कर दिया गया है, यानी कि 4, यानी कि तीनों को इकट्ठा ही डिक्लेयर कर दिया गया है। डिक्लेरेशन क्या होती है, ये दूसरे चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो करेक्टर नंबर 1
दूसरे चैप्टर में हमने, हाँ दूसरे चैप्टर में शायद पढ़ी। करैक्टर नंबर 1, करैक्टर नंबर 2 सम, 3 वेरिएबल मैंने ले लिए। करैक्टर 1 को मैं वैल्यू दे दूंगा, करैक्टर 1 को मैंने ए कह दिया, ठीक है, और करैक्टर 2 को मैंने बी कह दिया, बी करैक्टर। करैक्टर देखें मैं डबल सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को स्क्रीन पे शो करवाना है, तो शो करवाने के लिए सी आउट यूज़ किया जाता है, सी आउट, ठीक है। तो बस यही एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो बाकी ज़्यादा डिटेल में ना जाइए, क्योंकि अभी आपने प्रोग्राम नहीं किए। जब हम 4th चैप्टर में एंटर करेंगे तब उस वक्त आपको एक एक बात की समझ आएगी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देख लें। सबसे पहले क्या किया, ये मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। देखें, आपको बातें बताता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ से मैंने करैक्टर 1, करैक्टर 2 और हम 3 वेरिएबल्स लिए, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे यूज़ नहीं किया, तो आप इसको ना भी लें तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। करैक्टर 1 हमने कहा ये ए करैक्टर के इक्वल है, करैक्टर 2 हमने कहा ये बी करैक्टर के इक्वल है। अगर मैंने कोई चीज़ स्क्रीन पे शो करवानी है, सी आउट यूज़ करवाता हूँ। ये कैसे काम करता है चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यही देखें कि सी आउट किस लिए यूज़ किया है, ताकि स्क्रीन पे चीज़ें प्रिंट हो सके। तो ये मैंने लिख दिया करैक्टर्स आर यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दिया गया। आगे करैक्टर 1 की वैल्यू, आगे करैक्टर 2 की वैल्यू। करैक्टर 1 की वैल्यू ए है तो ए आ जाएगा, करैक्टर 2 की वैल्यू बी है तो यहाँ पे स्क्रीन पे बी आ गया, ठीक है। तो ये सी आउट यूज़ किया। गेट सी एच किसके लिए, हमारी स्क्रीन नज़र आती रहे हमें, तो जब तक मैं कोई करैक्टर ना इनपुट कर दूं, इसलिए लगाया गया। मैं अगर अपने प्रोग्राम को 5 दफ़ा चलाऊंगा तो ये चीज़ 5 दफ़ा शो होगी, तो एक दफ़ा ही शो हो इसके लिए मैंने क्लियर सिग्नल लगाया हुआ है। तो बाकी ये चीज़ क्या है, तो इसकी डेफिनेशन इसमें पड़ी हुई है, इसकी डेफिनेशन भी इसमें पड़ी हुई है, ठीक है। और इसने कैसे काम करना है इसकी डिटेल इसमें पड़ी हुई है, ठीक है, इन हेडर फाइल्स में। अगर मैं इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करूंगा तो मेरे पास एरर आ जाए करेगी। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, हमें आउटपुट नजर आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ये क्या होते हैं, पहले हम इसकी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो देखिए, सबसे पहले आता है मंडे, संडे से स्टार्ट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इसके बाद सैटरडे। ये 7 दिन आते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं कहूँ कि सैटरडे के बाद क्या आएगा, तो सैटरडे के बाद तो कोई दिन ही नहीं मैंने आगे लिखा हुआ, तो सैटरडे के बाद क्या करेगा, सैटरडे के बाद दोबारा घूम के वापस आ जाया करेगा। तो ये क्या हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया। क्या हो गया, ओवरफ्लो, यानी कि हमारे लास्ट डे से भी ऊपर चले गया, ओवरफ्लो होकर दोबारा शुरू पे आ गया। अगर मैं कहूं कि संडे से पहले क्या आता है, तो संडे से पहले तो कुछ भी नहीं लिखा, तो संडे से पहले आप क्या बताएंगे, संडे से पहले सैटरडे आएगा, यानी कि आप घूम के वापस चले गए। तो ये होता है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि आप गिनती सुनाइए 1 से लेके 5 तक, आपको गिनती 1 से लेके 5 तक आती है, या मैं यहाँ लिख दो 1 2 3 4 और 5, तो मैं कहूँ 5 के आगे क्या आता है, आपको पता ही, आप कहें 5 के बाद दोबारा 1, 1 से पीछे, 1 से पीछे दोबारा 5, ठीक है। तो ये इस तरह हम कहते हैं इसको अंडरफ्लो और ओवरफ्लो। प्रोग्राम समझते हैं, उससे समझ आएगी। पहले ये सारी चीजें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें हम, इंटीजर ओवरफ्लो occurs when the value is assigned to an integer variable is more than the maximum possible value। इंटीजर ओवरफ्लो उस वक्त पैदा होता है, उस वक्त रूनमा होता है, उस वक्त ओकर होता है जब हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। देखें जी, मैंने कहा था रेंज हमारी -3 टू 32,700, यहाँ से लेके हमारी जो रेंज होती है वो यहाँ तक होती है, यानी कि हम यहाँ तक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इससे भी ज्यादा वैल्यू मैं स्टोर करवाने की कोशिश करूंगा, फर्ज किया है कि मैं इसमें +1 करूंगा, तो ये दोबारा वहां वापस चले जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इतनी स्टोर करवा सकता हूं। तो मैंने कहा है कि मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू जब मैं दूंगा उस वक्त ओवरफ्लो वाला एरर आएगा एक। इसी तरह जब मैं मिनिमम वैल्यू से भी कम वैल्यू दूंगा, एक अंडरफ्लो वाला एक एरर आएगा, ठीक है। पॉसिबल मिनिमम वैल्यू से मैंने छोटी वैल्यू साइन कर दी तो उस वक्त अंडरफ्लो आ जाएगा।
देखें इंटीजर वेरिएबल जो है वो -32,768 से लेके 32,767 तक वैल्यू स्टोर करवा सकता है। अगर 32,767 को मैं ओवरफ्लो कहूँगा इंटीजर का, लेकिन अगर और -32,768 को मैं अंडरफ्लो कहूँगा, और इंटीजर ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो इज नॉट डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर। इसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता क्योंकि ये लॉजिकल एरर है, यानी कि प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक है। प्रोग्रामर को पता भी है, पता होना चाहिए कि इसकी रेंज ये है, अगर उसको नहीं पता तो उसकी लॉजिक की मिस्टेक है और कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता। हमें एरर का उसी वक्त पता चलेगा जब हमारा आंसर गलत आएगा, लेकिन अगर हमें आंसर का नहीं पता तो हम इस एरर को दुरुस्त नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हमें एरर भी देखना चाहिए ना, यानी कि अगर हमें रिजल्ट का पता है, मैं कहूँ रिजल्ट 5 आना चाहिए था लेकिन रिजल्ट तो कोई और आ रहा है, तो फिर ये पता चलता है कि लॉजिकल एरर है। लेकिन अगर मुझे रिजल्ट का ही ना पता हो तो लॉजिकल एरर को मैं डिटेक्ट, यानी कि लॉजिकल एरर का पता ही नहीं चलेगा, मैं कहूँगा सही रिजल्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो कंपाइलर इसको डिटेक्ट नहीं करता, इस वजह से ये डिफिकल्ट एरर होता है, लॉजिकल एरर होगा। बट द रिजल्ट में भी कम रहोगे, इसका रिजल्ट गलत आया करेगा। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूज़र, ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को वैल्यूज़ बार बार दे के इंश्योर करे कि हमारा आंसर ठीक आता है कि नहीं। पर ये क्या लिखा हुआ था, टू इंश्योर दैट द वैल्यूज असाइंड टू इंटीजर आर विद इन द, हाँ ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चेक करे कि जो मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वो रेंज के अंदर आती है कि नहीं, या रेंज उसको अलो करती है कि नहीं। ठीक हो गया, प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, और इस प्रोग्राम में खास तौर पर नजर आएगा ओवरफ्लो क्या आता है, अंडरफ्लो क्या आता है। हाँ, तो राइट अ प्रोग्राम जो कि एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अब देखिए कौन डॉट एच लगाई हमने, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ताकि हम गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन का यूज करेंगे। आई स्ट्रीम लगाई क्योंकि हम सी आउट का यूज करेंगे। सी आउट क्या करता है, आउटपुट शो करवाता है, हमें डिस्प्ले करवाता है। कैसे काम करता है ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखें, सी आउट क्या करेगा, स्क्रीन पर रिजल्ट शो करवाया करेगा। सीन क्या, सीन अभी यहाँ पे यूज नहीं है। इसके अलावा गेट सी एच क्या करता है, हमारी स्क्रीन उस वक्त तक हमें नजर आती रहे जब तक कि हम कोई करेक्टर ना इनपुट दे दे। और क्लियर स्क्रीन क्या करता है, बार बार रिजल्ट्स हमारी स्क्रीन पे शो ना हो, जो हम प्रोग्राम चलाएं बस एक रिजल्ट ही शो हुआ करे, बाकी स्क्रीन क्लियर हो जाए करे, इसलिए क्लियर स्क्रीन को यूज करते हैं। वाइड मेन हमने मेन फंक्शन लगा दिया, ये क्लियर स्क्रीन सबसे पहले लगाई। हमने एक वेरिएबल ले लिया टेस्ट वेरिएबल, ठीक है, और ये वेरिएबल का नेम है, इसकी डाटा टाइप हमने शॉर्ट रखी। तो शॉर्ट की रेंज हमारे पास क्या थी, शॉर्ट की रेंज हमारी 32,768 से लेके 32,767 तक थी। ठीक है, ये हमारे पास रेंज थी। मैंने एक शॉर्ट टेस्ट वेरिएबल ले लिया, यानी कि मैं चेक करवाऊं, इसमें ये वाली वैल्यू स्टोर करवा दी, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैंने इस मैक्सिमम वैल्यू को स्क्रीन पे शो करवा दिया सी आउट की मदद से, तो ये मेरे पास आउटपुट आ गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये मेरी आउटपुट आ गए। आउटपुट के लिए सी आउट का यूज मैंने बताया था ना। अब देखें, अब एंड डेल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, तो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ये पहली लाइन थी, दूसरी लाइन पे आ गया। अब मैंने वेरिएबल में, इस वेरिएबल में +1 कर दिया, +1 करके दोबारा इसी में स्टोर करवा दिया। तो +1 करूंगा तो आंसर तो ये आना चाहिए था, ये वाला, लेकिन ये इसकी रेंज से बाहर चला गया। रेंज सिर्फ 67 तक थी लेकिन आंसर 68 आ रहा है, तो ये दोबारा घूम के शुरू पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आंसर इसका स्क्रीन पे शो करवाऊंगा, चाहिए तो था कि आंसर ये वाला आए, यानी कि इससे एक मैक्सिमम आए, लेकिन ये रेंज से बाहर चला गया, दोबारा ये पलट के शुरू पे आ जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू पे आ गया। अब मैं इसमें से एक माइनस करवाऊंगा, अब मेरी वैल्यू ये है, माइनस करवाऊंगा, चाहिए तो था कि आंसर माइनस करवाऊं तो ये वाला आ जाए, लेकिन नहीं, मिनिमम से भी मिनिमम, यानी कि ये दोबारा शुरू पे आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू दोबारा ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा बाद में इसको मैंने स्क्रीन पे प्रिंट करवाया, गेट सी एच लगाया। देखें सबसे पहले वैल्यू, यानी कि ये देखें टेस्ट वार की वैल्यू ये वाली थी जो कि मैंने यहाँ पे रखी थी, बिल्कुल ठीक है। जब एक प्लस करवाया तो ये सबसे छोटी वैल्यू पे आ गया, जब एक प्लस करवाया सबसे छोटी वैल्यू में तो ये सबसे बड़ी वैल्यू पे आ गया। ठीक है, जिस तरह मैंने डेज का आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, दोबारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एक ऐड करूंगा 1 पे आ जाएगा, 1 से एक माइनस करूंगा दोबारा 7 पे आ जाएगा, 32,767 में एक ऐड करूंगा तो -32,768 पे आ जाएगा, -32,768 में से एक माइनस करूंगा दोबारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा 32,767। और ये हमें कंसेप्ट बता रहा है किसका, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। यहाँ पे शोर लिखा गया, आप इंट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इंट की रेंज भी यही है। आप अनसाइंड इंट यूज करेंगे वहां पे फिर 0 और 65,535 होगा, या 36,535 है शायद। ठीक है, तो